हेलो एवरीवन, मैं राकेश कपूरिया, सहायक आचार्य भूगोल राजकीय महिला महाविद्यालय निमका थाना सीकर आप सबका महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में। भारत के भूगोल का ये लेसन नंबर 3 है। पहले लेसन में हमने भारत की लोकेशन के बारे में अध्ययन किया था। दूसरे पार्ट में हमने अध्ययन किया था भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में। भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो बहुत ज़्यादा विविधता लिए हुए है। आपने देखा था कि भारत में अलग अलग काल की चट्टानें पाई जाती हैं जिनके कारण देश में उच्चावच और भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया। यानी कि जो भूगर्भिक संरचना है उसकी विविधता ने उच्चावच और भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया। देश में लगभग 10.6% भाग जो है भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 10.6% भाग पर पर्वत है। 18.5% भाग पर पहाड़ियां हैं। 27% यानी कि 27.7% भाग पर पठार हैं और भारत के अधिकांशतः भाग पर यानी कि 43% भाग पर 2 भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। तो भारत का जो उच्चावच स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा विविधताएं लिए हुए है। पूरे पार्ट में हम देखें तो हमारे यहाँ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 43.2% भाग पर मैदान है, 27.2% भाग पर पठार है, 18.3% भाग पर या 18.5% भाग पर पहाड़ियाँ हैं और 10.6% भाग पर पर्वत हैं। देश के दूर उत्तर में हिमाच्छादित पर्वत शिखर हैं, हिमनद हैं, गहरी तंग घाटियां हैं, हिमालय की उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार है। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, क्रम की नदियाँ निकलती हैं और अपने साथ जो मलबा लेके आती हैं वो मैदानी क्षेत्रों में लाकर के और जमा करती जाती हैं। इन नदियों के बेसिन जो हैं वो चौरस घाटियाँ पाई जाती हैं, नदी तटीय टीले पाए जाते हैं, विसर्प पाए जाते हैं, गोकर झीलें पाई जाती हैं, बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान जो है वो रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र है जो रेतीले टीलों तथा अल्पकालीन जलधाराओं से युक्त एक वृक्षविहीन क्षेत्र है। इसके दक्षिण में, मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है जो एक मेज की भांति फैला हुआ है। इस पर अपर्दित शैलें हैं, सोपानी स्थलाकृतियां हैं, कहीं कहीं पर चौरस शिखर हैं और अवशिष्ट श्रेणियां और घाटियां भी यहाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अरब सागर में, लक्षद्वीप और बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। तो ये भारत की जो भौतिक प्रदेश हैं उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। ये है भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। मुख्य रूप से भारत के भौतिक प्रदेशों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। भारत का जो भौतिक प्रदेश हैं उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। एक नंबर पर है ये वाला जो पूरा भाग है, ये है हिमालयी क्षेत्र यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र में पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार पाया जाता है। यह भारत का प्रमुख भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया। इसके जस्ट नीचे जो है यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, हिमालयी क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों के द्वारा जो निक्षेपित मलबा है उसके जमाव से ये क्षेत्र बना है। इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। यह है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। इसके बिल्कुल बगल में ये वाला जो पार्ट है ये है महान मरुस्थलीय क्षेत्र जिसको हम राजस्थान का मरुस्थल या महान मरुस्थल के नाम से जानते हैं। चौथा क्षेत्र जो है ये वाला बिल्कुल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण वाला भाग, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बिल्कुल बगल में ये वाला जो पूरा क्षेत्र है जो समुद्र से लगता हुआ तटवर्ती क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं कोस्टल रीजन, तटवर्ती क्षेत्र। इसके ये पश्चिम वाला है, ये तो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, और ये पूर्व में है तो यह पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र। इसके अलावा अंतिम जो हमारा भौतिक प्रदेश है वह है समुद्री क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है
और अरब सागर में लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से भारत में 6 प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो उत्तर में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके जस्ट दक्षिण में मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, इस मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें महान मरुस्थल, मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पश्चिम और पूर्व में जो तटवर्ती क्षेत्र है, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, तथा जो महासागरीय क्षेत्र, हिंद महासागरीय क्षेत्र में इसमें द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो भारत का 6ठा प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन सा है? द्वीप समूह। तो ये है भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालयी क्षेत्र भी हम इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। हिमालय का शाब्दिक अर्थ होता है हिम का घर, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो वर्ष भर हिम से ढका हुआ रहता है, या ऐसा क्षेत्र जिसकी चोटियां जो हैं वो हिम से बर्फ से जमी रहती हैं, उसको हिमालय कहते हैं। यह पर्वत अत्यंत उबड़ खाबड़ है, बहुत सपाट नहीं है, उबड़ खाबड़ है और अविच्छिन्न है, सतत भी नहीं है, अलग अलग भागों में बिखरा हुआ है, अविच्छिन्न है। तो हिमालय का जो शाब्दिक अर्थ है हिम का घर है, और यह पर्वत उबड़ खाबड़ और अविच्छिन्न विस्तार युक्त पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा है? उबड़ खाबड़ है और अविच्छिन्न है, विस्तार युक्त पर्वतीय क्षेत्र है। यह विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। वलित पर्वत किसको कहते हैं? मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वतों को वलित पर्वत कहते हैं। यह विश्व के नवीनतम वलित पर्वतों में से एक है। इसके समकालीन कुछ दुनिया में पर्वत हैं जिनको हम वलित पर्वतों के नाम से जानते हैं। इसमें उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, अफ्रीका का एटलस पर्वत, अफ्रीका का एटलस पर्वत, ये तीनों जो पर्वत हैं तो हिमालय के समकालीन हैं। कौन कौन से? उत्तर का रॉकीज, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, अफ्रीका का एटलस पर्वत। इन पर्वतों को, ये जो वलित पर्वत हैं, नवीनतम जो वलित पर्वत हैं, इनको अल्पाइन पर्वत भी कहा जाता है। इनको अल्पाइन पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि यूरोप के आल्प्स पर्वत, यूरोप में एक आल्प्स पर्वत है। टोटल पूरी दुनिया में हिमालय के समकालीन 4 और पर्वत हैं। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका में एटलस और यूरोप में आल्प्स। ये चारों पर्वत जो हैं, इसके सहित, हिमालय के सहित 5 पर्वत हो गए जो कि अल्पाइन पर्वत कहलाते हैं। अल्पाइन पर्वत कहलाते हैं क्यों? क्योंकि इन पर्वतों की उत्पत्ति अल्पाइन पर्वतीकरण के दौर में हुई थी। एक युग है, पर्वत निर्माणकारी युग है, अल्पाइन युग, जिसमें इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी। इनको वलित पर्वत कहा जाता है, अल्पाइन पर्वत कहा जाता है। क्लियर है? हिमालय की उत्पत्ति जो है वह अंतिम क्रिटेशियस काल से लेकर के और टर्शियरी काल तक हुई, यानी कि एक समय में ही हिमालय की उत्पत्ति नहीं होगी, अलग अलग भूगर्भिक चरणों में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय की उत्पत्ति का समय जो है वह अंतिम क्रिटेशियस काल से लेकर के और टर्शियरी काल, पूरा टर्शियरी काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर क्षेत्र में मलबों के वर्णन द्वारा, यूरेशियन मलबों, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो 33 सागर में जो मलबे हैं उनके जमाव से तथा यूरेशियन प्लेट में वलन से हुई है। हिमालयी क्षेत्र की उत्पत्ति 33 सागर जो क्षेत्र है, 33 सागर क्या था? 33 सागर क्या था? 33 सागर एक समुद्री क्षेत्र है, एक भूसन्नति थी। शुरू से समझते हैं कि शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सारे महाद्वीप जो थे वो एक जगह पर केंद्रित थे। इसको हमने पेंजिया कहा था। क्या था ये? पेंजिया था। इसके चारों ओर एक समुद्र था जिसको हमने पेंथालासा कहा था। इस पेंजिया में विखंडन होता है, समय के साथ इस पेंजिया में विखंडन होता है और यह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसका उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। जब ये विभाजन हुआ तो इसके बीच में जो है जल आ गया। यही क्षेत्र जो है, ये जलीय क्षेत्र जो भूसन्नति के रूप में पैदा हुआ, इसी को हम कहते हैं 33 सागर कहते हैं, 33 सागर कहते हैं। बाद में
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टूटने से भारत विश्व के अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति जो है वह टेथिस सागर के मलबों से, साथ ही साथ यूरेशियन प्लेट क्या है? दुनिया लगभग 7 प्लेटों में विभक्त है। दुनिया का जो धरातल है वह 7 प्लेटों में विभक्त है, उसमें यूरेशियन भी एक भाग है, यूरेशियन प्लेट भी एक प्लेट का हिस्सा है। तो यूरेशियन प्लेट में वलन से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इसको आप समझते हैं। एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरी है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर खिसक रही है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। इसके बीच में टेथिस सागर है। इन दोनों प्लेटों से मलबा निक्षेपित होता जाता है और इस टेथिस सागर में जमा होता जाता है। टेथिस सागर मलबों का जमाव का क्षेत्र है, एक छिछली भूसन्नति के रूप में यहाँ पर स्थित है। जैसे जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पास में आती जाती है तो जो टेथिस सागर का जो मलबा है वो वलित होता है। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भार जो है, जो घनत्व है, वो अधिक है यूरेशियन प्लेट की तुलना में। तो ऐसे में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाती है, नीचे चली जाती है और यूरेशियन प्लेट जो है वलित होती है। जिसके कारण हिमालयी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में, ये जो टेथिस सागर वाला क्षेत्र है उसमें वलन पड़ता है और जो यूरेशियन प्लेट है उसमें वलन पड़ता है और हिमालय का निर्माण होता है। तो हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के मलबे और यूरेशियन प्लेट के मलबों में वलन के कारण उत्पत्ति हुई है। क्लियर? हिमालय वर्तमान में भी उत्थान की अवस्था में है। आज भी हिमालय जो है वह ऊपर उठ रहा है। इसके प्रमाण क्या हैं? तो प्रमाण हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं वो इसके उत्थान के कारण अपना मार्ग परिवर्तन कर रही हैं। हमने देखा कि हिमालयी क्षेत्र में नदियां अपना मार्ग परिवर्तन कर रही हैं। यदि स्थिर होता तो नदियां अपने जो मार्ग है, अपना जो गंतव्य स्थान है, वहां पर एक तरीके से चल रही होती, लेकिन चूंकि इसमें उत्थान हो रहा है जिसके कारण ऊंचाई बढ़ रही है हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के कारण जो नदियां हैं उनका मार्ग परिवर्तित हो रहा है। साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्र और उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहां पर आने वाले भूकंप भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हिमालयी क्षेत्र का उत्थान हो रहा है। हिमालय का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी विशेषता है कि यह चापाकार रूप में फैला हुआ है, सीधा नहीं फैला हुआ, चापाकार, चाप के आकार में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में नंगा पर्वत है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ है, नामचा बरुआ। तो नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिमालय एक चाप के आकार में फैला हुआ है, जिसके दोनों सिरे जो हैं, जिसके दोनों सिरे दीर्घवलन सिंटैक्सियल बैंड के रूप में उपस्थित हैं। इसके दोनों सिरों पर सिंटैक्सियल बैंड लगे हुए हैं, बैंड के रूप में मुड़ा हुआ है, दीर्घवलन यहाँ पर हो रहा है, जिनको हम हेयर पिन वलन के नाम से जानते हैं। याद रहेंगे कि हिमालय का विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ है। तो नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक इसका विस्तार है कितने किलोमीटर में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में।
जिसके दोनों सिरों पर सिंटैक्सियल बैंड पड़े हुए हैं, जिनको हम हेयर पिन बैंड कहते हैं, हेयर पिन बैंड कहते हैं। इसकी चौड़ाई जो है, हिमालय की जो चौड़ाई है वो पूर्व में 200 किलोमीटर है, यानी कि इस क्षेत्र में इसकी चौड़ाई जो है वह कम है। हिमालय की चौड़ाई जो है वह पूर्वी क्षेत्र में कम है, यहाँ पर कम है, केवल 200 किलोमीटर है। पूर्वी क्षेत्र में हिमालय की जो चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है और पश्चिमी क्षेत्र में यह है 500 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो हिमालय की चौड़ाई पूर्व में कम है और पश्चिम में अधिक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हिमालय का जो निर्माण हुआ वह एक साथ नहीं होकर के क्रमिक उत्थान हुआ, क्रमिक रूप से ऊपर उठ रहा है, एक साथ ऊपर नहीं उठा, ठीक है। तथा प्लेटों में गतिशीलता के कारण दबाव में अंतर रहा कि पूर्वी क्षेत्र में दबाव अधिक लगा जिसके कारण वलन अधिक ऊपर उठे, पश्चिमी क्षेत्र में वलन कम उठे क्योंकि यहां पर दबाव की स्थिति कम थी, ठीक है। तो हिमालय की चौड़ाई जो है पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक है क्योंकि हिमालय में क्रमिक उत्थान की प्रक्रिया तथा प्लेटों की गतिशीलता के कारण दबाव में अंतर रहा, जिसके कारण पश्चिमी क्षेत्र जो है अधिक चौड़ा है और पूर्वी क्षेत्र कम चौड़ा है। हिमालय पश्चिम में सोपान की भांति, हिमालय जो है पश्चिम में सोपान की भांति दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचा उठा हुआ है। सोपान की भांति पश्चिमी क्षेत्र से जो है हिमालय सोपान की भांति दक्षिण से उत्तर की ओर ऊपर उठा हुआ है। प्रत्येक सोपान जो है क्रमिक सीमांत भ्रंशों द्वारा पृथक है, यानी कि भ्रंश पाए जाते हैं, सीमांत भ्रंश पाए जाते हैं। हर उत्थान के बाद में एक भ्रंश पाया जाता है। क्लियर? दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय का क्रम क्या है? सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय है, इसके बाद लघु हिमालय है और इसके बाद ग्रेट हिमालय है और सबके बाद में सबसे ऊपर की ओर जो है वह ट्रांस हिमालय है। तो ये सीक्वेंस है और इन सबके बीच में इनको अलग करता है सीमांत भ्रंश के द्वारा, ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। हिम रेखा क्या होती है? हिम रेखा एक ऐसी रेखा होती है जहां से ऊपर, जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है। ऐसी लाइन जिसके ऊपर हमेशा स्नो रहता है उसको हिम रेखा अथवा स्नो लाइन कहते हैं। क्लियर है? हिम रेखा किसे कहते हैं? जिस लाइन के ऊपर सदैव हिम जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, उसको हम हिम रेखा अथवा स्नो लाइन कहते हैं। हिमालयी क्षेत्र में हिम रेखा की ऊंचाई जो है, हिमालयी क्षेत्र में हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी भाग में 6000 मीटर है। गौर करेंगे इस चीज को। हिमालयी क्षेत्र में हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिम में 6000 मीटर है तथा पूर्व में 4300 मीटर है। कुछ अंतर दिख रहा है? पश्चिमी भाग में यहाँ पर इधर से आप चढ़ेंगे तो आपको ऊंचाई पर लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ मिलेगी, जबकि यदि आप पूर्वी क्षेत्र से ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ आपको लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर ही आपको बर्फ मिल जाएगी। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि जो पूर्वी भाग है वो विषुवत रेखा के नजदीक है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि पूर्वी भाग अधिक आर्द्र है, जबकि पश्चिमी भाग जो कि विषुवत रेखा के दूर है तो वहां पर शुष्कता अधिक रहेगी। तो जहां आर्द्रता अधिक होगी वहां पर बर्फ का जमाव भी जल्दी होगा। शुष्क वातावरण वाले क्षेत्रों में बर्फ का जमाव देर से होता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा से दूरी और आर्द्रता का अंतर के कारण जो है वह पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है और पूर्वी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई कम है। क्लियर? अब हम बात करते हैं हिमालय के वर्गीकरण की। निर्माण की आयु दो आधार पर देखेंगे हम, निर्माण की आयु और वलन की तीव्रता। ये जो वर्गीकरण किया गया है वह दो आधार पर किया गया है। एक तो निर्माण की आयु, यानी कि आपको पता है कि हिमालय का उत्थान जो है एक साथ नहीं हुआ, हिमालय के अलग अलग उत्थान जो है अलग अलग चरणों में हुआ है, जिसके कारण इनकी आयु में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा जो वलन की तीव्रता है वो भी अलग अलग पाई जाती है। इनके आधार पर हिमालय को 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं? ट्रांस हिमालय, ये वाला जो भाग है वो ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। दूसरा है महान हिमालय, वृहद हिमालय जिसको हम कह रहे हैं, ये पूरा
ये वृद्ध हिमालय है। फिर इसके बाद आता है लघु हिमालय, जो टूटा हुआ है, लगभग विच्छिन्न रूप में पाया जाता है। महान हिमालय अविच्छिन्न रूप में पाया जाता है, आप देखिए, और लघु हिमालय विच्छिन्न रूप में पाया जाता है, टूटा हुआ क्षेत्र है। शिवालिक जो है वो सबके दक्षिण में ये शिवालिक है। तो निर्माण की आयु और वलन की तीव्रता के आधार पर हिमालय को 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। क्लियर है? ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। सबसे उत्तर वाला भाग जो है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। सबसे पहले इसी हिमालय का निर्माण हुआ था। इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश जो भाग है वो तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसको टेथिस हिमालय भी कहा जाता है, टेथिस हिमालय भी कहते हैं, टेथिस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथिस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय अथवा टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांस हिमालय में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अवसादी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और वो कौन चट्टानें हैं? जो टेथिस सागर में जमा चट्टानें थी, उनका जो वलन हुआ, सबसे पहले वलन जो है उन्हीं का हुआ, और उसी से जो हिमालय बना उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। कि इसकी लंबाई जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर 965 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की लंबाई है 965 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक है। यानी कि कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो कहीं पर बहुत सकरा है। यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं पाई जाती है, चौड़ाई में अंतर पाया जाता है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है वह 3100 से 3700 मीटर तक पाई जाती है। 3100 से 3700 मीटर। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 3100 से 3700 मीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियाँ जो हैं इसी क्षेत्र से निकलती हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। यानी कि ऐसी नदियाँ जो अपने ढाल के विपरीत बहती हैं या हिमालयी क्षेत्र के उत्थान से पहले से बह रही हैं, ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा भारत की तीनों महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और कहाँ से निकलती हैं? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। ट्रांस हिमालय उत्तर से दक्षिण में निम्न श्रेणियों में पाया जाता है। सबसे उत्तर से दक्षिण की बात करें, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। सबसे ऊपर है जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, फिर है लद्दाख श्रेणी और फिर है जास्कर श्रेणी। ये क्रम याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण में का क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ट्रांस हिमालय जो है वो महान हिमालय से अलग होता है सांगपो सचर जोन द्वारा। सांगपो सचर जोन द्वारा ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग होता है। ठीक है, आपने अभी बात करी थी हमने कि उत्थान जो है हिमालयी क्षेत्र का वह अलग अलग चरणों में हुआ और हर उत्थान के साथ एक सचर जोन बना, एक ट्रांजिशन जोन बना है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ऐसा जो ट्रांजिशनल जोन है उसको सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा इससे। ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण चोटी जो सबसे उत्तरी भाग में पाई जाती है उसको काराकोरम श्रेणी के नाम से जानते हैं। काराकोरम श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। काराकोरम श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वह 6000 मीटर है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, जिसको हम गोडविन आस्टीन के नाम से जानते हैं, वह इसी काराकोरम क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गोडविन आस्टीन है। याद रहेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गोडविन आस्टीन भी कहते हैं इसको, और वह किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर में पाई जाती है।
कहाँ पर है K2? पीओके में है। पीओके पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। इसका नाम क्या है? गोडविन ऑस्टिन अथवा K2। काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहते हैं। जैसे पामीर के पठार को एशिया की छत कहते हैं, दुनिया की छत कहते हैं, उसी प्रकार से काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। दूसरी है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। लद्दाख हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुल्ला मानता है। गुल्ला मानता सर्वोच्च चोटी है किसकी? लद्दाख हिमालय की। लद्दाख का पठारी क्षेत्र भी यहीं पर स्थित है और सिंधु नदी यहीं से निकलती है। लद्दाख हिमालय से ही सिंधु नदी निकलती है। लद्दाख का पठारी क्षेत्र भी यहीं पर पाया जाता है। भारत का जो शीतकालीन मरुस्थलीय क्षेत्र है, वह शीत मरुस्थल जो है वह लद्दाख में ही पाया जाता है। लद्दाख हिमालय का ही भाग है। जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, डाहा और जास्कर। जास्कर श्रेणी में दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, डाहा और जास्कर, और ये दोनों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। डाहा और जास्कर जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ की प्रमुख चोटी है कामेट। यहाँ की प्रमुख चोटी है कामेट और प्रमुख दर्रे हैं नीति दर्रा और दरमा दर्रा। नीति और दरमा दर्रा जास्कर श्रेणी के दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। डाहा और जास्कर दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो जास्कर श्रेणी से निकलती हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। प्रमुख चोटी कामेत है। प्रमुख चोटी कामेत है किसकी? जास्कर श्रेणी की। और प्रमुख दर्रे नीति दर्रा तथा दरमा दर्रा। धन्यवाद आप सभी का।